Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. I am your biology teacher Umar. We have started chapter 5. Today is lecture number 3. As I told you before starting mitosis, we should know about DNA and chromosome. So today we learn some facts about DNA. Let's start. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is a biomolecule of life. It is a molecule of life या इसे बायोमोलिक्यूल आप कह लें. तो DNA एक एब्रीवेशन है, तो इसकी जो पूरी टर्म है वो ये बनती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है, मतलब कि ये लाइफ लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है ये मॉलिक्यूल, और लाइफ के एग्जिस्टेंस में इसका एक रोल है. तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं. तो डीएनए जो है वो एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में डिस्कवर किया था. इसकी लेबॉर्ट्री एक हॉस्पिटल के करीब थी, तो वहाँ से बैंडेजेस ला के, तो वहाँ उन बैंडेजेस से ह्यूमन पस साफ करके, तो उसमें से सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये सेल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा था. तो इसने उन ह्यूमन पस में से एक फॉस्फेट रिच सब्सटेंस को आइसोलेट किया, अलहदा किया, और उसने इसे न्यूक्लिन कहा, फ्रेडरिक मिस्चर ने. और बाद में वो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए के तौर पे सामने आया. जैसा कि हमने कहा है कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं. तो डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इसके कुछ सब यूनिट्स होंगे, तो इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं. डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है. रिपीटिंग यूनिट्स मतलब यही बार बार न्यूक्लियोटाइड्स ही आपस में जॉइन होते हैं, तो डीएनए बनता है. जिस तरह न्यूक्लियोटाइड से डीएनए एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो अब न्यूक्लियोटाइड जो उसका एक स्मॉलर सब यूनिट्स है, वो मज़ीद स्मॉलर सब यूनिट से बना हुआ है. तो उसका न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट है 5 कार्बन शुगर जो राइबोज होती है. दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप्स, और फिर उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. ठीक है, इन 3 कंपोनेंट से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बनता है. चले आए अब इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. तो ये राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये कार्बन 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 कार्बन, इसमें 5 कार्बन होते हैं. ये 5 कार्बन शुगर है. तो ये डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीएनए में जो राइबोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है. तो ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. ये देखें 3 कंपोनेंट्स जहाँ आपको नज़र आएंगे जो हमने न्यूक्लियोटाइड के देखे थे. तो ये राइबोज शुगर, और उसके कार्बन नंबर 1 पे, मतलब इस जगह ये जो एजेस हैं आपको बने नज़र आ रहे, ये और ये यहाँ कार्बन है. तो कार्बन नंबर 1 पे राइबोज के बेस, जो हमने नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र किया कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन. तो ये कार्बन नंबर 1 पे बेस लग जाती है, और ये कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप्स. तो ये इस तरह 3 सब यूनिट्स मिलते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो अब जो डीएनए वो बिल्ड कैसे होता है, मतलब वो बनता कैसे. तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड विद ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में एक केमिकल बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाते हैं, और एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है, और इस तरह डीएनए वजूद में आ जाता है, डीएनए का मॉलिक्यूल, और वो बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. ये कुछ इस तरह.
ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये आप देखना तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये राइबोज शुगर बेस और ये फास्फेट ग्रुप्स। और अब इसका फास्फेट ग्रुप इस बॉन्ड में आ गया हुआ है और इसका इधर से OH। तो दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ये जो बीच में अटैचमेंट है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अब कैसा है। ये तो था ना, अब DNA बना कैसे, तो उसकी मतलब कि बिल्डिंग कैसे होगी। अब उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, उसकी डायमेंशंस क्या है या वो किस तरह का नज़र आता है। तो इसमें 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, रोजालिंड फ्रैंकलिन और वाटसन एंड क्रिक। रोजालिंड फ्रैंकलिन वो पहली फीमेल, मतलब वो फीमेल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से समझने की कोशिश की। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने इनके काम को देखते हुए मॉडल प्रपोज किया। तो वाटसन एंड क्रिक के मुताबिक DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब 2 लंबी लंबी रस्सियां सी होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई, और वो 2 स्ट्रैंड्स wrap around each other in the form of in a helical manner। तो वो 2 स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर, मतलब 2 रस्सियां होती हैं आप समझ लें, तो वो 2 रस्सियां आपस में एक दूसरे के ऊपर हेलिकल मैनर में लिपट जाती हैं। इस तरह हेलिकल इस तरह कहते हैं, एक चीज़ जो अपने सेंटर के गिर्द कोई चीज़ घूमना शुरू करे एक एक्सिस के गिर्द, लेकिन वो उस एक्सिस से दूर जाती जाए, तो उसको कहते हैं हेलिकल। वो आपने स्प्रिंग देखा ही होगा जो बॉल पॉइंट्स के अंदर होता है, तो वो हेलिकल होता है। उसको आप इसकी एनालॉजी के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वजूद में आता है और 2 स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरह ये अगर 2 स्ट्रैंड हैं तो उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरह रैप आउट हो जाते हैं। तो इस तरह DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वजूद में आता है, फॉर्म हो जाता है। ये देखिए, ये 2 स्ट्रैंड्स, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये एक दूसरे के ऊपर डबल हेलिकल मैनर में रैप हैं और बीच में नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर DNA के बारे में। तो इसे आपने रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद हम इंशाल्लाह DNA से आप क्रोमोसोम कैसे बनता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।